नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि हम केमिस्ट्री में धातु और अधातु हम लोग पढ़ रहे थे और धातु और अधातु में आप लोगों को बताए थे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इसी चैप्टर से पूछता है ऑब्जेक्टिव, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। और आपको बता दें कि इसमें से हम पहला पार्ट आप लोगों को बता चुके हैं। एक पार्ट यानी 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को बता चुके हैं। फिर आज के क्लास में फिर आगे 30 से लेकर देखेंगे। तो ये याद रखिएगा, हमारा जो है ये है पार्ट 2 है। क्या है बाबू? पार्ट 2 है। याद रखिएगा कि ये जो है हमारा क्या है, पार्ट 2 है हमारा। पिछले बार में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर जिस बच्चे को अभी तक वो नहीं मिला होगा वीडियो, जो भी बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा हुआ है, तो कृपया जाकर वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप अपना इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। वहां से एक ग्रुप जाएगा, वहां से आपको टोटल PDF आपको भेज दिया जाएगा। तो आप PDF की चिंता न करें, बल्कि क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो हम याद होगा कि आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक आप लोगों को हम बता चुके थे, ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 30 तक। और हमें उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे, उसको बेहतर से समझे होंगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला है, बता दीजिए, इसमें से बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन होगी? एल्युमिनियम होगी। एल्युमिनियम जो ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किस धातु को जल में डुबा कर रखते हैं? तो आपको बेहतर मालूम होगा, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता भी है। क्वेश्चन में बोला है कि यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है बाबू, धातु नहीं रहेगा, अधातु रहेगा। क्यों? क्योंकि धातु के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। धातु के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसी धातु है जिसे जल में डुबा कर रखते हैं। तो याद रखना कि आप लोगों को कौन ऐसी धातु, अगर धातु के बारे में पूछे ना, तो धातु को याद होगा कि आप लोगों को बताए हुए थे किसको डुबा कर रखते हैं बाबू? सोडियम को। किसको डुबा कर रखते हैं? सोडियम। सोडियम का संकेत आपका क्या होता है? Na होता है। और अधातु की बात कर दे, किस अधातु को हम जल में डुबा कर रखते हैं? तो याद रखिएगा, वो होगा हमारा श्वेत फास्फोरस होगा। क्या होगा? श्वेत फास्फोरस होगा। धातु की बात करेगा, कौन ऐसा धातु है जिसे जल में डुबा कर रखते हैं? तो याद रखिएगा, उसे सोडियम बोलिएगा। अगर अधातु की बात करेगा तो उसे क्या बोलिएगा? श्वेत फास्फोरस बोलिएगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। बोला है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा, लेड धातु का। किस धातु का? लेड का। और लेड को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं Pb। लेड को क्या संकेत क्या होता है बाबू? लेड का संकेत जो होता है उसको क्या बोलते हैं? Pb बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन बोला है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा, हेमाटाइट जो है, सॉरी एल्युमिनियम नहीं होगा, लोहा। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का। लोहा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं Fe। लोहा का संकेत जो होता है वो होता है Fe, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिएगा, हेमाटाइट जो होता है ना, वो लोहा का। लोहा होगा तब, या आपको संकेत में लिखेगा तो वहां Fe लिखेगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बोला है कि निम्नांकित में कौन सा उपधातु है? उपधातु की चर्चा कर रहा है। निम्नांकित में कौन सा उपधातु है? तो इसको बोलते हैं Sb। Sb जो है ये उपधातु है, क्योंकि लोहा आप जानते हैं कि धातु है, कॉपर आप जानते हैं कि धातु है, और निकेल भी आप जानते हैं कि धातु है। तो इसलिए Sb जो होगा उपधातु होगा। धातु होते हैं,
धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा सामान्य धातु होते हैं कि संक्रमण धातु होते हैं कि अंतः संक्रमण धातु होते हैं कि उपयुक्त होते हैं। तो देखिए सभी होगा, इसमें आंसर जो होगा ना सभी होगा, क्योंकि सामान्य धातु भी होते हैं, संक्रमण मतलब होता है कि किसी दूसरे चीज से अभिक्रिया भी कर सकते हैं, अंतः संक्रमण मतलब कम भी अभिक्रिया करने वाले होते हैं और अधिक भी अभिक्रिया करने वाले होते हैं। जैसे हम बात करते सोना, तो सोना कम वायु से अभिक्रिया करता है, लेकिन बात कर दे लोहा, तो लोहा अधिक अभिक्रिया करता है, इसलिए इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिलिका क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि सिलिका क्या है, तो याद रखिएगा कि सिलिका आप लोगों का कौन सी है, अधातु है। सिलिका जो होता है वो अधातु होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने से, तो याद रखिएगा कि शुद्ध सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। आप लोगों के यहाँ सोना जो मिलता है ना, तो सोना जो होता है वो मिश्र धातु होता है, सोना जो होता है वो मिश्र धातु होता है। सोना में जो होता है सोना और तांबा को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट का सोना हम लोगों के यहाँ नहीं मिलता है, जो भी आभूषण बनाया जाता है वो मिलता नहीं है, क्योंकि अगर 24 कैरेट का अगर सोना दे दिया जाए तो उसको हथेली पर रखा जाएगा तो जितना हीट होगा ना कमरे का या धूप पर पड़ेगा तो वो पिघल जाता है। तो याद रखिएगा कि सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण, जो धातु का शुद्धिकरण जो किया जाता है द्रवण विधि से किया जाता है, किस से, तो याद रखिएगा कि वो भी आंसर आपका क्या होगा, एसएन। कौन सी होगा बाबू, एसएन से किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भोजन बनाने वाली लोहे की कढ़ाई को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत उपयुक्त है, यानी सबसे विधि ऐसे भोजन बनाने वाली कढ़ाई को, तो देखिए जंग से बचाने के लिए तो आप ग्रीज भी लगा सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं, सभी भी, ये टोटल का टोटल आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें देखिए क्या बोला है, कौन सी विधि अपेक्षाकृत उपयुक्त होगी। अपेक्षाकृत मतलब होता है कि सबसे अधिक। तो आप तो कभी भी कढ़ाई में ग्रीज नहीं लगा सकते, ग्रीज लगाकर तो भोजन नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूछता कि भोजन बनाने वाली कढ़ाई में जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि सही है, कौन सी विधि सही है, तो आप उपयुक्त सभी में मार सकते थे, लेकिन यहां क्वेश्चन बोला है कि जो कौन सी विधि उपयुक्त सही है, तो आप भोजन बनाने वाली कढ़ाई में तो कभी ग्रीज नहीं लगा सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। पेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेंट करिएगा फिर उसको गर्म किया जाएगा तो पेंट खत्म हो जाएगा, तो उस पर क्या हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा कि लोहे की परमाणु संख्या, लोहे को हम लोग नोट करते हैं Fe से, और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होगी, 26 होगी। लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 26 होती है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपको याद रखना है कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। 2 क्वेश्चन पूछता है इसमें, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, तो धातु की बात करेंगे ना तो धातु में आप पारा लिखिएगा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, और यहां क्वेश्चन में बोला है कौन ऐसा अधातु है, यहां बोला है कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर
पर द्रव हो जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कि ब्रोमीन जो होगा, ब्रोमीन अगर धातु की बात में पूछेगा, धातु में, तो धातु में क्या बोलिएगा बाबू? पारा। पारा को हम लोग क्या बोलते हैं? Hg बोलते हैं। अगर अधातु में पूछा है तो अधातु में आप क्या बोलिएगा? ब्रोमीन बोलिएगा। क्या बोलिएगा बाबू? ब्रोमीन बोलिएगा। ब्रोमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? Br बोलते हैं। याद रखिएगा, धातु कहेगा तो पारा कहिएगा, अधातु कहेगा तो क्या कहिएगा? ब्रोमीन कहिएगा। ये दोनों है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि हीरा निम्न में से किसका आपरूप है? तो हीरा याद रखिएगा कि हीरा का दो आपरूप होता है, एक होता है कार्बन और एक होता है ग्रेफाइट। आपके ऑप्शन में अगर कार्बन नहीं देगा ना तो वहां ग्रेफाइट देगा। हीरा का जो होता है ना बाबू, वो हीरा का दो आपरूप होता है। एक गो को बोलते हैं, हीरा का दो आपरूप होता है, एक गो को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बाबू कार्बन, एक होता है कार्बन और दूसरा का आप लोगों का होता है ग्रेफाइट। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि हीरे के कितने आपरूप होते हैं? तो हीरे के दो आपरूप होते हैं, एक होता है कार्बन और दूसरा का होता है ग्रेफाइट। तो यहाँ आपके ऑप्शन में कार्बन दिया है तो कार्बन टिक मार सकते हैं। अगर कार्बन के जगह पर ग्रेफाइट दे देता तो ग्रेफाइट पर टिक मारिएगा। और कार्बन और ग्रेफाइट में से दोनों में से कौन एक एक ऑप्शन देगा? कोई भी ऑप्शन देगा तो एक ही देगा, या तो कार्बन देगा या तो ग्रेफाइट देगा। तो अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि निम्न में से किस समूह के धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। किस जल से अभिक्रिया करता है? ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। और ठंडे जल से अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस बना देता है। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि एक सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद उसमें से जो मुक्त होता है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन है? तो सोडियम और पोटेशियम। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपको बेहतर मालूम होगा कि सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है। अगला, इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, तांबा। कभी कभी क्वेश्चन में तांबा लिखेगा, कभी कभी कॉपर लिखेगा, Cu लिखेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉपर को तांबा बोला जाता है, उसका संकेत Cu होता है। तो आपके ऑप्शन में कॉपर भी दे देगा, तांबा भी दे देगा और आपका Cu भी दे देगा। तो कौना पर टिक मारिएगा? तांबा पर टिक मारिएगा, कॉपर पर टिक मारिएगा, Cu पर टिक मारिएगा, क्योंकि तीनों का तीनों एक ही बात है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में से किसमें धुल जाते हैं? सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में से किसमें धुल नहीं जाते हैं? घुल जाते हैं। वहां धुल नहीं होगा, वहां घुल जाएगा। तो याद रखिएगा कि कैसे? अम्ल राजा से। और आप लोगों को मालूम है कि अम्ल राजा को हम लोग बोलते हैं H2SO4। आप लोग को अम्ल क्षारक और लवण में पढ़ाए हुए हैं कि H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। आप देखिएगा, सोने को शुद्धिकरण करने के लिए यानी साफ करने के लिए जब हम सोनार के पास जाते हैं तो सोनार क्या करता है? वो H2SO4 में उसको डाल देता है। तो वो घोल होता है H2SO4 का, जो उसको घुला देता है, गला देता है। तो याद रखिएगा कि सोना और प्लेटिनम को किसमें घुल जाते हैं? तो याद रखिएगा H2SO4 में घुल जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सी विद्युत का सर्वोत्तम विद्युत सुचालक होता है? सुचालक, विद्युत का सुचालक मतलब विद्युत आर पार हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह चल जाए। कौन सबसे बेहतर? अगर देखा जाए तो कॉपर में भी जाएगा, Ag मतलब होता है चांदी, चांदी में भी जाएगा, एल्युमिनियम में भी जाएगा, लोहे में भी जाता है। सारा का सारा विद्युत का सुचालक होता है, सारा का सारा सुचालक होता है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम मतलब होता है कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो याद रखिएगा कि वो कौन होता है? चांदी होता है।
सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट का है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु अयस्क निम्न में से किसका है? तो याद रखिएगा किसका है बाबू? बॉक्साइट का है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कॉपर पायराटाइट्स अयस्क है। पायराटाइट्स कॉपर जो है किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा कि कॉपर पायराटाइट्स अयस्क है, कॉपर का ही अयस्क होगा। एल्युमिनियम की पायराटाइट किसका होगा? एल्युमिनियम का ही होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है बच्चे को। कॉपर पायराटाइट्स यानी कॉपर का ही होगा, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम का ही होगा, जिंक तो जिंक का ही होगा। तो याद रखिएगा कि कॉपर का होगा। अगला क्वेश्चन, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा हेमाटाइट आयरन से बनता है, तो याद रखिएगा Fe। Fe मतलब लोहे का है। हेमाटाइट किसका अयस्क है बाबू? तो लोहे का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है। अगले क्वेश्चन में, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन काम करता है? जब दो धातु को आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें कौन ऐसी गैस होती है, कौन ऐसी प्रयुक्त गैस होती है जो काम करता है वहां? इथेन कि मीथेन कि इथाइन कि एथिलीन? तो याद रखिएगा कि एथाइन जो होगा वो धातुओं को जोड़ने में काम करता है, एथाइन, एथाइन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बोला है कि धातुओं को, वही क्वेश्चन है चौथा, उपधातु होते हैं। उपधातु कौन होगा? तो बाबू Ge होगा। कौन होगा? Ge, खुद से लग जाएगा आपको। Au आपका धातु है, Ag आपका धातु है, Pt अधातु है, लेकिन यहां बोला है उपधातु, तो उपधातु हमारा क्या होगा? Ge होगा। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है? कौन ऐसा धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो याद रखिएगा कि टीन, कॉपर, तांबा यानी सिल्वर, चांदी, इनमें से सभी होगा। कौन सा धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो टीन भी नहीं करता है, कॉपर मतलब तांबा भी नहीं करता है, सिल्वर भी नहीं करता है, इनमें से सभी, इनमें से सब। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि टीन, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है? ठीक क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं करती है? तो याद रखिएगा टीन भी नहीं करती है, कॉपर भी नहीं करती है, सिल्वर भी नहीं करती है, चांदी, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। इनमें से सभी, सही आंसर कौन होगा? इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन, जिस धातु के अंतिम इलेक्ट्रॉन भीतर डी ऑर्बिटल में जाता है वह संक्रमण धातु कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है? तो आपको बता दें कि वो धातु कौन सी होगा? निकेल। मैग्नीशियम नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा क्योंकि तो गैस है, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, हमारा कौन होगा? तो ये याद रखिएगा निकेल होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण द्रवण विधि से किया जाता है? द्रवण विधि से किया जाता है, तो याद रखिएगा कि एसन का, एसन जो होता है इसका शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो द्रवण विधि द्वारा किया जाता है, एसन होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण क्यूप्लीकरण के द्वारा किया जाता है? क्यूप्लीकरण के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा कि चांदी का शुद्धिकरण जो होता है ना वो क्यूप्लीकरण विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? तो आप बेहतर जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारा धातु है, क्योंकि कार्बन तो अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, क्योंकि ये सारा का सारा गैस है, तो धातु कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन जो होगा ये हमारा अधातु है। तो आज के क्लास आपको 30 से लेकर 60 तक किए हुए हैं, एक पार्ट और आप लोगों का रह गया है धातु और अधातु से, तब तक आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद इतना के लिए।